अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, बदलती हुई सियासी सूरत हाल में नई सफबंदियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। सियासी जोड़ तोड़ जारी है, जिसमें जहांगीर तरीन और आसिफ अली जरदारी सबसे ज़्यादा मुतहरिक नज़र आ रहे हैं, जबकि हाशिम डोगर की जानिब से ट्वीट किया गया है जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि हम लोग कभी भी नून लीग और PDM के बयानिए के साथ नहीं चल सकते, एक बड़ा ग्रुप इकट्ठे चलने का ऐलान करेगा। तो ऐसे में सबसे अहम सवाल ये है कि क्या ये नए धड़े तहरीक इंसाफ का वोट बैंक तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे, और इस वक्त सियासी तौर पर सबसे मजबूत धड़ा कौन सा नजर आ रहा है। हमारे साथ सीनियर तज्जियाकारों का एक ज़बरदस्त पैनल मौजूद है। जफ़र हिलाली साहब, असदुल्ला खान, राव खालिद और साहब हमारे साथ इस वक्त प्रोग्राम में शामिल हैं। जफ़र हिलाली साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी यही सवाल के जो धड़े बंदियाँ सफबंदियाँ आप देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा मजबूत पोजीशन में है कौन, और वोट बैंक कौन तोड़ने में कामयाब हो पाएगा PTI का? देखिए, इट्स मच टू अर्ली। इस वक्त तो आप ये कह नहीं सकते। जहांगीर तरीन तो वो तो डिस्क्वालिफाइड है, वो कैसे जाएगा पार्टी रजिस्टर करने के लिए? वो खुद नहीं कर सकता है पॉलिटिक्स, तो क्या कहेगा वो किसी और के नाम पे करेगा, और फिर बाद में जिसके नाम पे करेगा वो आके कहेगा ये मेरा पार्टी है, तुम हट जाओ। देखिए, सीधी सादी बात है, जब तक डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म नहीं होता है जहांगीर तरीन कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है। दूसरी बात यह है, जैसे आपको पता है कि ये जो PTI के लोग जो छोड़ के चले गए हैं, इन लोग जो हैं ये कहा नहीं है इन्होंने कि कोई पार्टी ज्वाइन करेंगे। दे हैव टू से सो। इनको मिल के बात करके अनाउंस करना पड़ेगा। तो ये सब सवाल जो है प्रेमेच्योर एंड मच टू अर्ली। तो मेरे ख्याल में आज नहीं पूछ सकते हैं ये। स्पेक्यूलेट आप कर सकते हैं, मगर मेरे ख्याल में ये प्योर स्पेक्यूलेशन है। और जिन लोगों ने, और दूसरी बात ये है कि टेस्ट करें ना थोड़ा सा, कौन कौन जाता है तरीन के साथ एक्चुअली, कौन टर्न अप करता है, कौन रजिस्टर करता है, कौन वाकई उसके साथ सिंसियर है। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब के लिए हमें ठहरना पड़ेगा। ठीक है। असद, आपको क्या लगता है, ये बड़ा वैलिड पॉइंट है जो हिलाली साहब ने उठाया है कि अभी तो जहांगीर तरीन नाअहल हैं, तो पहले तो उनको अपनी नाअहली ख़त्म करवानी पड़ेगी, उसके बाद पार्टी रजिस्टर हो सकेगी। तो आपको लगता है कि जल्दी कोई इस मामले में भी कोई इक़दाम होते नज़र आएंगे और उनकी नाअहली ख़त्म होती नज़र आ रही है आपको? नहीं, ये पार्टी तो मोहम्मद बूटा के नाम से भी रजिस्टर हो सकती है, पार्टी का मसला नहीं है रजिस्ट्रेशन का। और जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो, उनकी राह तो वैसे हमवार होना शुरू हो गई है। आज ही अखबार की आप खबर देख लें तो आपको पता चल गया होगा कि एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली जा रही है, ताहयात नाअहली वाला मामला जो है, और पहले से भी एक दरख्वास्त इस पर मौजूद है एहसन बोन साहब की सुप्रीम कोर्ट में। उसने बस फिक्स ही होना है और एक नई दरख्वास्त डाल देंगे। और क्योंकि अब नया कानून आ गया तो ये रास्ते तो क्लियर होना मसला नहीं है। मसला कुछ और है। मसला ये है कि इस वक्त, और आज अगर आप कर्नल हाशिम डोगर साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मुराद राज साहब की गुफ्तगू देखें, और साथ में जो उनकी ट्वीट है हाशिम डोगर साहब की, उसमें एक लाइन बड़ी मानी खेज है। उसमें वो कहते हैं कि मगर PTI और इसके वर्कर्स बेयारो मददगार नहीं हो सकता, और हम फौज के खिलाफ बयानिए के खिलाफ हैं मगर PDM के साथ नहीं हैं। ये सारा मसला इस वक्त ये है कि एंटी PDM सेंटिमेंट जो इस वक्त मौजूद है सोसाइटी के अंदर, उसको कहाँ लेकर जाना है। क्योंकि जहांगीर तरीन साहब जो हैं वो, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहांगीर तरीन साहब एंटी PMLN सेंटिमेंट जो है उसको ग्रैब नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी उनसे जो शिकायत की है नून लीग ने कि जी आप ये क्या कर रहे हैं, इस पर बड़ी तशवीश है, उन्होंने कहा कि मैं जो कुछ कर रहा हूँ ये आपकी सियासत के खिलाफ नहीं कर रहा। और इस बात का इम्कान मौजूद है कि जहांगीर तरीन साहब शायद लंदन चले जाए नवाज शरीफ साहब से मिलने के लिए, और उस पर कुछ एडजस्टमेंट पे बात हो, उसमें कुछ जो है वो इंतखाबात के हवाले से बात हो। अगर ये उनका कोई फार्मूला बन जाता है, इसका मतलब है कि ये तो आ गए एक पेज के ऊपर, और अगर नहीं भी बनता तो भी पब्लिक में शायद जहांगीर तरीन साहब के लिए वो एक्सेप्टेंस नहीं है। मसला इस वक्त ये है कि वो सारा वोट बैंक जो अगर तहरीक इंसाफ से आपने तोड़ना है, या टूटेगा या अलग होगा, उसको कहाँ लेकर जाना है, उसके लिए मुख्तलिफ कोशिशें हो रही हैं। एक कोशिश हमने फवाद चौधरी साहब और इमरान इस्माइल साहब की सूरत में देखी है, दूसरी कोशिश हम हाशिम डोगर साहब, मुराद रास, इन लोगों की देख रहे हैं। और जो मैंने अभी आपको उनकी ट्वीट का जुमला पढ़ के सुनाया, वो कह भी यही रहे हैं कि PTI के जो वर्कर्स हैं उनको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। आपको याद होगा MQM जब टूटी थी तो उस वक्त भी ये ख्याल था कि MQM के वर्कर्स को तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। फिर एक MQM पाकिस्तान वजूद में आई थी। तो कोई इस तरह का ग्रुप, हर कोई कोशिश कर रहा है कि हम कोई इस तरह का ग्रुप बनाएं, हम इस तरह की एक जो है वो एक फॉर्मेशन जो है उसको डिज़ाइन करें कि हम ये दावा करें और हम ये नारा लगाएं
कि हम हैं असल पीटीआई, वो पीटीआई जो 9 मई को पीछे रह गई, उसके बाद एक नई पीटीआई आ गई है और वो हम हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि हाशिम डोगर साहब, मुराद राज साहब इसमें कितना कामयाब हो सकेंगे, और फवाद चौधरी या इमरान इस्माइल या बाकी लोग जो कोशिशें कर रहे हैं वो इसमें कितना कामयाब हो सकेंगे, या फिर कोई अंदर से ऐसा ग्रुप निकलता है जो शाह महमूद कुरैशी या जो परवेज इलाही साहब हैं, कोई इनकी सूरत में कोई ग्रुप बन के सामने आता है जो लेकर चलेंगे कि असल पीटीआई तो हम हैं। हो सकता है कि एक से ज़्यादा ग्रुप्स बन जाएं, हो सकता है सब ये इकट्ठे होकर दावा करें कि हम हैं पीटीआई, क्योंकि बुनियादी जो मसला है वो जहांगीर तरीन साहब हल नहीं कर पा रहे, इसलिए वो पार्टी बना भी लेंगे, उनके चैलेंजेस कम नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आपको क्या लगता है किस धड़े में सबसे ज़्यादा पोटेंशियल है कि पीटीआई के वोट बैंक को तोड़ा जा सके? देखिए रामीन, एक बुनियादी तौर पे हमें ना पूरे कैनवस को देखना होगा। आज की बात नहीं हम कर रहे हैं इलेक्शन की बात, कि इलेक्शन और उसमें जो पार्टीज इलेक्शन लड़ने जाएंगी उनका स्टेटस क्या होगा, कितनी फोर्स से जाएंगी, मकसद क्या होगा, उन इलेक्शन के नताइज जो वो ज़िया-उल हक के दौर में कहते थे कि जब मुस्बत नताइज बरामद होने होंगे तो तभी उस तरफ जाया जाएगा। आया हम अक्टूबर में इलेक्शन में जा रहे हैं, पहला सवाल ये है। अगर हम जा रहे हैं तो जिस तरह से ये पार्टियां बन रही हैं, अब ये एक पार्टी को एक इमारत गिराई जा रही है, उसका मलबा इकट्ठा करके देखना है कि उस मलबे का रेट क्या लगता है वोटों की सूरत में आगे चल के। तो पहले तो उस मलबे की वैल्यू बढ़ानी होगी आपको कि बड़ा तारीखी मलबा है, इसका बहुत अच्छा रेट लगना चाहिए, पहले उस मलबे को आप करना होगा। फिर आप जब इनको तकसीम करेंगे, जहांगीर तरीन साहब की पार्टी बन जाएगी, उधर से हाशिम डोगर साहब का ग्रुप बन जाएगा, इधर से परवेज़ खट्टक साहब अगर आ जाते हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब एक पीटीआई लेके आ जाते हैं, नून, पीपल्स पार्टी, जेयूआई, तहरीक लब्बैक को भी इग्नोर ना कीजिए, जब 7-8 जमातें इस तरह से होंगी तो वोट स्प्लिट होगा जो पीटीआई की अपोजिशन है उसका, तो वो मज़ीद तकसीम में चले जाएंगे, इसलिए उनके इलेक्शन जीतने के इम्कानात दिन ब दिन मादूम होते चले जाएंगे। किस किस्म का सेटअप आपने बनाना है, किस किस्म के लोगों को लेके आना है आगे, जाहिर है जो हमें नज़र आ रहा है जो इमारत गिराई जा रही है उसको इसलिए तो नहीं गिराया जा रहा कि उसको कुछ ज़्यादा खूबसूरत बना के खड़ा किया जाएगा दोबारा, यकीनन वो बदसूरत शक्ल में वापस आएगी, अगर आती भी है तो उसको तो कह लें कि बहाली के इम्कानात उसके बहुत कम है। जिन्होंने बहाल होना है क्या वो इस काबिल हैं? फिर पीपल्स पार्टी, नून बड़े तजर्बाकार लोग हैं, काया लोग हैं, उनको पता है कि कौन सा ग्रुप बनेगा तो उसका वोट बैंक किसको इम्पेक्ट करेगा, कौन सा ग्रुप किसके साथ खड़ा होगा तो किस तरह से उसका वोट बैंक इम्पेक्ट करेगा। नून के पास कैंडिडेट्स हैं, पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स भी नहीं है उस तरह के, तो ये किस तरह से ये सारा सिलसिला बनेगा। अभी मेरा ख्याल है कुछ ज़्यादा तवज्जो जो है बुनियादी तौर पे वो इमारत गिराने पे है। जब नई इमारत तामीर करने की बात आएगी, इलेक्शन का जब आपको उस मंजर नज़र आएगा सामने, तो फिर नई इमारत तामीर होने की आपको शक्ल सूरत नज़र आएगी, उसकी बुनियादें भी नज़र आ जाएंगी, उसके पिलर्स भी नज़र आ जाएंगे, उसकी छतें भी नज़र आ जाएंगी कि किस किस्म के दरवाजे और खिड़कियाँ इसमें लग रहे हैं, तो उस वक्त जाके वो मंजर होगा। अभी मुझे लगता है कि अभी सिर्फ जो कह लें कि ज़रूरतमंद हजरात हैं उनका इश्तिहार चल रहा है, तो वो ज़रूरतमंदी के तहत जहाँ जहाँ उनको जॉब मिल रही है वो एडजस्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ये फाइनल फैसला होगा जब इलेक्शन अनाउंस होंगे, फिर आपको शेप नज़र आएगी कि कौन कितने वोट लेगा, कौन जीतेगा, कौन हारेगा, कौन बाहर बैठेगा, कौन बैन होगा। जी ठीक है। रियाज साहब, आपको क्या लगता है ये जो इमारत गिराई जा रही है इसका जो मलबा है क्या वैल्यू है इसकी? जैसे कि राव खालिद साहब ने कहा कि पहले तो ये देखना है कि क्या इस मलबे की कोई वैल्यू है भी। जी तफसील से काफ़ी इस इशू पे बात होगी, लेकिन मैं कुछ और एंगल्स पे बात करूँगा। हमेशा जब भी कोई भी पार्टी जब जाती है इलेक्शंस में, हमने देखा पाकिस्तान में, इधर दुनिया भर में भी होता है, एक मैनिफेस्टो उनके पास होता है, एक नारा उनके पास होता है। तो हमने देखा कि अब तक जो है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट, प्रो इस्टेब्लिशमेंट और इस तरह की जो है वो पार्टियां और आवाज़ें हमारे नज़र आ रही हैं। लेकिन क्या इस वक्त जो सेंटिमेंट है पीटीआई का, जो वोटर है जो जिस हाशिम डोगर साहब और ये सब इनको कैश करने की कोशिश कर रहे हैं, जो ज़ाहिर है एक मुल्क में एक अच्छा खासा वोटर है, मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास का जो वोटर है, उसको ये किस नारे के तहत इकट्ठा करेंगे? यानी जो तमाम टिकट होल्डर्स हैं, यानी जहांगीर तरीन साहब जब ये इनको इकट्ठा करेंगे तो इनका नारा क्या होगा? क्या ये पीटीआई हकीकी, गैर हकीकी, असली, नकली, ये नाम तो रख दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने आगे इलेक्शन में जाके बेचना क्या है? इन्होंने नारा क्या लगाना है कि हम क्या करने आए हैं? तो क्या आप जो वाक़यात हुए हैं अभी 10-15 दिन पहले, उसको लेकर सियासत करेंगे? क्या आप ये कहेंगे कि हम पीडीएम से जो कुछ कर रही है उससे कुछ बेहतर लेके आएंगे? तो आपके पास क्या है? तो बज़ाहिर मुझे तो ये प्लान लग रहा है कि सारे मुर्गियों को दाना डाला गया है,
और हर जगह मसरूफ़ हैं। आप जो अब इस सारी सिनेरियो में देखिए कि इस वक्त जो केपी में हो रहा है, जो इस वक्त पंजाब में और जो हो रहा है, ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हमने देखा कि खटक साहब ने सदारत से तो ओहदा से जो पीटीआई का जो था उससे इस्तीफ़ा दे दिया, लेकिन पीटीआई नहीं छोड़ी। इसी तरह हमने असद उमर साहब का भी देखा, और फवाद साहब दोबारा एक्टिव हो गए हैं एक हफ्ते बाद जब उन्होंने ट्वीट किया कि वो रिज़ाइन कर रहे हैं सियासत से सारा कुछ। तो फिल वक्त ऐसा लग रहा है कि जो पीडीएम का जो वोट बैंक है वो भी अच्छा खासा डेंट होगा आने वाले इलेक्शंस में, और इसके साथ साथ जो है आज़ाद जो उम्मीदवार हैं उनकी भी एक अच्छी और बड़ी तादाद होगी। जैसे लाली साहब ने कहा, इट इज़ टू अर्ली कि हम ये जो है कमेंट करें कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा, लेकिन मेरे लिए जो मैं बतौर एक जर्नलिस्ट जो ये चीज़ देखूंगा कि पीडीएम जो है वो क्या लेके मैदान में आती है, उनका क्या मैनिफेस्टो होता है, और इसी तरह ये जो दूसरे जो जहांगीर तरीन वगैरह का ग्रुप है ये लोगों में जब जाएंगे, पीटीआई के लोगों को संभाव मुरवतन जो उनके साथ मिल चुके हैं सारे, उनको इकट्ठा करके ये क्या एजेंडा लेके अवाम के पास जाएंगे कि जी हम आपके पास आएँ, आप हमें वोट दें, किस बुनियाद पे दें। तो मेरा ख्याल है इट इज़ टू अर्ली कि आप उन इतना बड़ा जो बल्क है वोटर्स का उनको कन्विंस करें और उन्हें ये कहेंगे जी आप हमें इसलिए वोट दें कि हमारे पास ये है। तो जहांगीर तरीन भी हमें पता है कि वो किस वजह से आए हैं, वो भी मुरवतन एक किस्म का कह लें कि उनको जो है वो कहाँ से इशारे मिलते हैं, हमें सारा कुछ इन चीज़ों का पता है। तो इस वक्त मजबूरियों की सियासत हो रही है, मैनिफेस्टो की या जिसे कहते हैं कि ओवरऑल उसूलों की नज़रियाती सियासत किसी भी सतह में हमें इस वक्त नज़र नहीं आ रही। तो फिल वक्त बहुत अर्ली है ये कहना कि कौन जीतेगा या कौन हारेगा और किसके पास क्या आएगा। बिल्कुल, ये बड़ा अहम पॉइंट है कि किस मैनिफेस्टो के तहत इकट्ठे होंगे। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है किस नारे के तहत इकट्ठा किया जाएगा? पीटीआई से वफादारियां बदलने वालों को, या फिर पीटीआई का जो बयानिया था उसे ही रेप्लिकेट किया जाएगा? जैसे कि फवाद चौधरी साहब ने भी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने पीडीएम को ही तनकीद का निशाना बनाया था कि उनकी अपोजिशन को हम खाली नहीं छोड़ सकते, जिस तरह से मुल्क का वो बुरा हाल कर रहे हैं, हमें किसी को तो वो जगह फिल करनी पड़ेगी। क्या लगता है आपको, क्या होगा नया नारा? या गुड क्वेश्चन। बात असल ये है कि ये जो लोग इकट्ठे हो रहे हैं एक्स पीटीआई, ये क्यों इकट्ठे हो रहे हैं अंडर द न्यू, वो जो नया नाम भी है, वो अगर नाम नहीं है जो भी है वो पीटीआई, अब क्या रह गया है पीटीआई का? तो वो समझते हैं बहुत सारी सी चीज़ हैं जो रह गई है। अच्छा। इमेंस पॉपुलैरिटी है अवाम में, तो वो कैप्चर करना चाहते हैं उसको, और वो कैप्चर करना बड़ा ज़रूरी है उनके लिए। तो वो देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें थी जो अवाम को पसंद आई इनके बारे में, और किस किस्म का स्टाइल था, और किस किस्म का अवाम को इन लोगों का पिच था। मैं अवाम की बात कर रहा हूँ और किसी की नहीं। तो जो आदमी इलेक्शन के लिए जा रहा है वो सोचेगा कि ये जो एक पॉपुलर पार्टी थी, इसकी पॉपुलैरिटी को रखना ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो वो स्टडी करेंगे कि क्या था इस पार्टी में जो अपील किया, और जितना हो सकता है उसी चीज़ को वो वापस रिस्टोर करने की कोशिश करेंगे। तो मेरे ख्याल में आप देखेंगे कि ये क्या मैं कह सकता हूँ आपको, ये कोशिश ये होगी जैसे भुट्टो चले गया तो एवरीबॉडी जो भी था भुट्टो की पार्टी में वो चाहता था कि एक और भुट्टो आए, कि एक और भुट्टो के तरह कोई ऐसा आदमी आए जो उनको यूनाइट करके और उसी जोश और वलवला से लीड कर सकता है। अब वो तो नहीं हो सकता, मगर लोगों की कोशिश और ख्वाहिश ये होगी। तो मेरे ख्याल में इट बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सीन। जैसे हमारे प्रीवियस ये लोगों ने कहा है, तरीन तो मैं नहीं समझता हूँ वो एक किस्म का आदमी है, और कोई एक ऐसा लीडर भी फिलहाल नज़र नहीं आ रहा है, मगर हो सकता है इन अ वाइल ऐसा कोई आदमी इमर्ज करे। ठीक है नाज़रीन, मुआशी फ्रंट पर सिचुएशन है, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है, नई सफबंदियाँ भी की जा रही हैं, मगर इस सब में पीडीएम की पोजीशन पर बात करना भी बड़ा ज़रूरी है कि पीडीएम के पास ऐसा क्या है इस एक साला हुकूमत के दौरान और अभी जितना वो करते हैं इलेक्शन से पहले, जिस पर वो आवाम को अट्रैक्ट कर सकें, जिससे उनका वोट बैंक जो कि फ़िलहाल तो नज़र नहीं आता मगर कुछ बिल्ड कर सके। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है पीडीएम के पास इलेक्शन में आवाम के पास लेकर जाने के लिए क्या है?
देखिए पीडीएम जो है, आई एम अफ्रेड उसका परफॉर्मेंस जो रहा है वो इतना बुरा रहा है और लोग भूलेंगे नहीं आसानी से उनका किस किस्म का परफॉर्मेंस रहा है, कि ये कहना कि पीडीएम किसी तरीके से एक इमर्ज एज अ फीनिक्स फ्रॉम द एशेस और ये लीड कर सकेगी ये मुल्क को, इसके बाद मेरा ख्याल में दिस वुड बी अनरीजनेबल। आपको देखना पड़ेगा, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि कौन आ रहा है, किसके साथ आ रहा है, मूड क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, बहुत सारी चीज़ें को आपको टेस्ट करना पड़ेगा। ये कह नहीं सकते पीडीएम जो है इट हैज़ प्रूव टू बी अ डिजास्टर। पीडीएम इलेक्टोरली मेरे ख्याल में, मे बी आई एम रॉन्ग, मेरे ख्याल में इलेक्टोरली पीडीएम तो एक डिजास्टर रहा है और खुद वो मानते हैं कि किस किस्म के, और इसीलिए तो उनकी लड़ाई हो रही है, वो दूसरा सब्जेक्ट है, हम उससे पहुंचेंगे, इसलिए तो वो अलग हो रहे हैं आईएमएफ से। सही। तो ये कहना कि पीडीएम का कोई फ्यूचर है, आई एम सॉरी, पीडीएम का फ्यूचर बहुत कम लगता है। ठीक है असद, आपको क्या लगता है पीडीएम का इलेक्टोरल फ्यूचर क्या है? और ये भी सवाल इसमें अहम है कि पीटीआई की टूट फूट से क्या नून लीग को कोई फ़ायदा होने वाला है? देखें, एक चीज़ मैं पहले अर्ज कर दूं, अभी बात हो रही थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले लोगों की। पीटीआई छोड़ने वाले पहले कहते हैं कि हम ब्रेक ले रहे हैं, फिर वो और जैसे परवेज़ खट्टक ही साहब की मिसाल ले लें, उन्होंने कहा कि जी मैं सियासत छोड़ रहा हूँ। लेकिन मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि जो कह रहे हैं कि मैं सियासत छोड़ रहा हूँ वो सियासत नहीं छोड़ रहे। अब दो तीन तरह के इसमें लोग हैं। एक वो जो अभी हालात देखना चाहते हैं, वो देखना चाहते हैं कि क्या पीटीआई फाइट बैक करती है, और अगर फाइट बैक करती है तो कोई मार्जिन निकलता है, और अगर मार्जिन निकलता है तो क्या हम वापस जा सकते हैं। एक तो वो अभी इसको कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरह के लोग वो हैं जिन्होंने जो अपना फैसला तो कर चुके हैं लेकिन वो अभी अनाउंस नहीं करना चाहते, वो आवाम के लिए अपने फैसले को जूद हजम बनाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अभी कुछ वक्त गुजर जाए, आहिस्ता आहिस्ता करके अपना फैसला बताएं, पहले बताएं मैं ब्रेक ले रहा हूँ, फिर दूसरा बताएं मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ, फिर तीसरा बताएं कि मैं कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रहा हूँ, ताकि ये फैसला आवाम के लिए, फॉलोअर्स के लिए, उनके अपने जो वोटर्स हैं उनके लिए, अब जाहिर है हर एक अपना एक हल्का भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है, उनके लिए जूद हजम हो जाए। और तीसरी तरह के वो लोग हैं जो वाकई जिन्होंने अभी कोई फैसला किया ही नहीं है, उनके जहन में कुछ है ही नहीं, और वो ये सोच रहे हैं कि चलो अभी ये तो अनाउंस करो ना कि हम सियासत छोड़ रहे हैं, बाकी फिर कुछ दिन बाद हालात को देखकर फैसला करेंगे। तो ये दो तीन तरह के लोग हैं जो इस वक्त पीटीआई छोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सियासत छोड़ें। एक तो ये बात है। दूसरा जो आपने कहा कि नून लीग को फायदा हो रहा है, देखें नून लीग उस वक्त तक जब ये चाहती थी कि इमरान खान को नाअहल कर दिया जाए, पीटीआई को ख़त्म कर दिया जाए, जब वो चाहते थे कि पीटीआई की सियासत के ख़ात्मे के बाद उसका सारा फ़ायदा हम उठाएंगे, इसके बाद जो नई डेवलपमेंट्स हुई हैं उस पर मेरा ख्याल है कि नून लीग को बड़ी तशवीश है, जिसमें से जहांगीर तरीन साहब के ग्रुप का एक अमर्ज होना, इलेक्टेबल्स का एक जगह पर इकट्ठा होना, छोटे छोटे 3-4 ग्रुप्स का जमा होना, चौधरी सरवर साहब का मुताहरिक हो जाना, मेरा ख्याल है इन सब चीज़ों ने नून लीग को तशवीश में मुब्तला किया है कि ये क्या हो रहा है। तभी ये हुआ है कि नून लीग ने जहांगीर तरीन को पैगाम भेजा है कि ये आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ख्वाहिश तो ये थी कि उनके साथ मुखालफिन क्रश कर दिए जाएँ और वो इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल ना हो। लेकिन अगर उनको नई छतरी मिल जाती है, नया प्लेटफॉर्म मिल जाता है, नया मौका मिल जाता है, तो शायद वो दोबारा इमर्ज कर जाएं और दोबारा वो अपने हल्के में सीट निकालने की पोजीशन में हो। तो ये सिचुएशन नून लीग को बड़ा हॉन्ट कर रही है और परेशान कर रही है, और उस पर जो सूरत हाल इकोनॉमी की है, जिसको भी हम आगे जाके डिस्कस भी करेंगे, वो एक डरावना ख्वाब उनके सामने खड़ा है बनकर। तो मुझे ये लगता है कि नून लीग को ऐसी सूरत हाल में, जब जहांगीर तरीन साहब को इसीलिए पैगाम भी भेजा गया, इसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं हम मिल बैठ कर करते हैं, ये आप परेशान ना हो, मैं आपके खिलाफ नहीं कर रहा, हम एक मुलाकात कर लेते हैं और शायद वो मुलाकात हो भी जाए। तो कहने का मतलब ये है कि नून लीग के लिए जो बड़ा चैलेंज है, देखें एक उनका टास्क पूरा हो गया, तहरीक इंसाफ को क्रश कर दिया, सही, लेकिन दूसरा टास्क जो इकोनॉमी है, आईएमएफ नहीं आ रहा, अभी आगे जाके इस पर बात करते हैं, और महंगाई में कमी वाकई नहीं हो रही। परसों जो मरियम औरंगजेब साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वो 48 घंटे भी सर्वाइव नहीं कर सकी। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसके आज के आदाद शुमार बिल्कुल उसके ऑपोजिट चले गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये चैलेंजेस बहुत बड़े हैं जो अगले इलेक्शन में एक शायद उनके लिए एक डरावना ख्वाब बन सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। राव खालिद साहब, आप बताइए पीडीएम के लिए कितना मुश्किल है रीइमर्ज करना, और क्या अभी भी कोई गुंजाइश बाकी है डैमेज कंट्रोल की? देखिए, पीडीएम का तो पहले तो ये है कि री एमर्ज तो उसका इलेक्शन में इसलिए नज़र नहीं आता, मेरा नहीं ख्याल कि एज पीडीएम वो इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा। पीडीएम की जितनी पार्टीज है, पीपल्स पार्टी उसका हिस्सा नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल।
पीडीएम की जितनी पार्टीज़ हैं वो उनमें सीट एडजस्टमेंट तो कहीं ना कहीं वो कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे बड़ी जमात जो नून है वो कभी भी किसी अलायंस में इलेक्शन लड़ना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि उसको अभी भी ये जोम है कि जो जीटी रोड के ऊपर जो एक 100-150 किलोमीटर का एरिया है जिस पे मेन कंसंट्रेशन है 100-125 सीटों की, तो वो उसमें से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं और अच्छी सीटें जीत सकते हैं वो। इसलिए वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो किसी अलायंस में जाएं, ख़ासतौर पे पंजाब की हद तक। केपी में वो कर सकते हैं, बलूचिस्तान में कर सकते हैं, सिंध में कुछ सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, उनकी प्रेजेंस अगरचे नहीं है बाकी तीनों सूबों में उस तरह से, तो वो तो बिल्कुल नहीं जाएंगे। JUI जो है वो अगर मजहबी रुझानात के लोगों को साथ मिलाने की कोशिश करेगी, मेरा नहीं ख्याल इस दफ़ा जमात इस्लामी भी उनके साथ जाएगी। अच्छा। इसलिए JUI के लिए कोई बहुत ज़्यादा कह लें कि अच्छा सीन नहीं नज़र आ रहा आगे मुझे चल के, क्योंकि उसका बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी के साथ मिलके वो थोड़ा सा कोई अपना रिपल्स क्रिएट कर सकते हैं और शायद गवर्नमेंट भी बना ले वहाँ किसी ना किसी तरीके, क्योंकि वहाँ पे इसी किस्म की सिचुएशन होती है कि मरकज़ जिस तरह से चाहता है उस तरह से वहाँ हुकूमत बन जाती है। तो मरकज़ में किस किस्म की हुकूमत होगी कि PDM को उसका फ़ायदा बाकी सूबों में भी पहुँचे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। तो उसकी सूरत बड़ा अच्छे तरीके से असदुल्ला ने वाज़ेह की कि जब जहांगीर तरीन साहब यहाँ पे बैठे होंगे एक अलहदा ग्रुप की सूरत में या अलहदा पार्टी की सूरत में, जैसा मैंने पहले कहा, वो वोट अपोजिशन का तो फिर 4 की जगह पे 6 जगह पे तकसीम हो जाएगा। जब पीपल्स पार्टी भी लड़ रही होगी, जहांगीर तरीन भी लड़ रहे होंगे, नून भी लड़ रही होगी, PTI की बची कुची जो है वो भी उसमें लड़ रहे होंगे, उनका एक धड़ा बन सकता है। वो उनको सेटबैक होगा। तीसरा सेटबैक उनको ये होगा, अगर PTI की सूरत हाल यही रहती है कि PTI जो है वो उस तरह से इलेक्शन नहीं लड़ पाती, कोई स्ट्रॉन्ग तरीके से नहीं आ पाती, तो PDM किसके खिलाफ बयानियां लेके या इनकी जमातें किसके खिलाफ बयानियां लेके मार्केट में जाके खड़ी होंगी। बाकी जो परफॉर्मेंस है, जो इकॉनमी पे आपने जिक्र कर, आगे डिस्कशन हमने करनी है, तो उसके अलावा भी कोई परफॉर्मेंस ऐसी चीज़ नहीं है, बयानियां नहीं है जिसपे वो खड़े हो जाएं कि जी अब फलां ने ये किया तो हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। ठीक है, तरीके तो एतमाद आपने कामयाब कर ली, बड़ी सियासी आपने कुव्वत दिखा दी, लेकिन ये कुव्वत बहुत कमज़ोर हो चुकी है। आगे चल के उनको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने लगा, क्योंकि जब सामने कोई दुश्मन होगा ही नहीं तो आप किसको एक्यूज करके आप वोट लेने की कोशिश करेंगे। और मेरा ख्याल है टर्न आउट पे भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा इस चीज़ का, अगर ये सूरत इसी तरह चलती रही तो। ठीक है। रियाज साहब, आप क्या देख रहे हैं नून लीग का सियासी मुस्तकबिल? जी रामीन, इसमें मैं क्रिकेट की एक मिसाल दूंगा कि जब वर्ल्ड कप के मैचेस जब आगे चलते हैं तो बाद का सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक बड़ी टीम एक मैच हार जाती है तो बाकी जो छोटी दाएं बाएं की टीमें उनके लिए ऑप्शन खुल जाते हैं। इस वक्त ये हुआ है मगर का खेल जो होता है, जी अगर मगर का जो खेल होता है, अब सिचुएशन ये हुई है कि पहले था कि जी ये 3 टीमें जो जाएंगी चौथा कौन होगा। अब हुआ ये है कि यहाँ पे PDM थी, उसके अंदर यानी पीपल्स पार्टी थी, नून लीग थी, और दूसरी तरफ हमने देखा PTI थी। अब PTI को तो हम देख रहे हैं कि टूट फूट का शिकार हो गई है। अच्छा, वो टूट फूट का नुकसान ये हुआ कि ऑप्शन बहुत ज़्यादा अब खुल गए हैं। अच्छा, जब खुल गए हैं तो जो बड़ी टीमें थी जिनका ये ख्याल था ये इमारत गिरेगी तो हम मिल के जो आएंगे और उसके बाद मरकज़ में हमारी हुकूमत हो जाएगी और बल्ले बल्ले हो जाएगी, अब यहाँ पे काम हो गया रिवर्स और अब उनको परेशानी हो गई। अब इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मुस्लिम लीग नवाज़ की, PMLN इस वक्त सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पे है। मिसाल के तौर पर अगर पंजाब की बात करें तो जितने ही इलेक्टेबल्स हैं और ख़ास तौर से बड़े बड़े जो नाम हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, जो जहांगीर तरीन की तरफ जा रहे हैं, या जो आज़ाद लड़ देंगे या जो फिल वक्त खामोश हैं, इलेक्शन के करीब आके वो खोलेंगे, बोलेंगे और लोगों के पास जाना शुरू हो जाएंगे वो, तो एक बाकायदा तौर पे वो एक वोट बैंक था जो एक बाकायदा हमें एक पार्टी का नज़र आ रहा था, वो आप ये समझ रहे थे कि हम इनको दबा देंगे तो हम इमर्ज करेंगे। तो पंजाब जो है वो आपको फ्री नहीं मिलने वाला। जो मुस्लिम लीग नवाज़ का ये सबसे बड़ा चांस था कि पंजाब उनके हाथ में आ जाना था अगर वो इमारत गिर जाती। अब वो इमारत गिर गई है, उसमें से और छोटी 2-3 इमारतें बन गई हैं, तो आपको जो ऑक्सीजन मिलनी थी सारी की सारी आपको अब नहीं मिलेगी। एक बात, दूसरी हम देख रहे हैं कि लाहौर में बाकायदा मुलाकातें जरदारी साहब कर रहे हैं और सारा कुछ, तो इससे 9 मई से पहले जो सारी सिचुएशन थी उसमें पीपल्स पार्टी के पास चंद सीटें पंजाब से आनी थी, अब अच्छी खासी सीटें वो भी ले लेंगे। जो फ्री राइट थी PMLN की वो ख़त्म हो गई, पंजाब भी तकरीबन समहाउ, अगर आपके पास पंजाब पूरा आ जाता तो आपके पास पार्लियामान में इस्लामाबाद के अंदर बाकायदा तौर पर कौमी असम्बली में एक बड़े मैंडेट के साथ आप आ सकते थे, वो नुकता भी यहाँ ख़त्म हो गया। सिंध में हम देख रहे हैं कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, पंजाब में देखेंगे JUIF और बात अगेन वो भी
हम देखेंगे मखलूत हुकूमत होगी। खैबर पख्तूनख्वा में देखना होगा कि सेटअप किस तरफ जाता है, क्या परवेज़ खटक वगैरह जो PTI का वोटर है उसको लेकर जाते हैं अलहदा सी जुमात बना के, कोई जो भी नाम देते हैं या क्या करते हैं वो। तो फिल वक्त एक जो कौमी हुकूमत है वो वाला सिलसिला ख़त्म हो गया। अगर मुस्लिम लीग नवाज़ या उसके जो इत्तेहादी जो PDM समझते थे कि उनकी दोबारा हुकूमत आ जाएगी, जैसी भी 2/3 या जो भी है उनका मैंडेट आ जाएगा, वो चीज़ ख़त्म हो गई। अब जो है वो गेम खुल गई है। तो अब ये किसी के लिए भी कोई विन विन सिचुएशन नहीं है। सबको थोड़े बहुत जो है वो केक का हिस्सा मिल जाएगा, सब खुश हो जाएंगे। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इस वक्त हर पार्टी अपने आप को गैर महफूज जो है वो कर रही है और बाकायदा तौर पे मीटिंग्स हो रही हैं। मुस्लिम लीग नवाज़ की खसूसी तौर पे पिछले एक हफ्ते में मीटिंग्स हुई हैं। ये जो सारे ऑप्शंस खुल गए हैं, इसमें हम कहाँ स्टैंड करते हैं, ये तो हमें नेशनली तो हमें बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है सारी। तो वो बहुत ज़्यादा परेशान है कि उनका ख्याल था कि नेशनल एक हुकूमत बन जाएगी जिसमें वो लीड कर रहे होंगे, लेकिन इस वक्त वो सबसे ज़्यादा रिसीविंग एंड पे हैं और बहुत ज़्यादा परेशानी है मुस्लिम लीग नवाज़ के एंड पे। हिलाली साहब, आपको लगता है कि मिस कैलकुलेशन हो गई नून लीग से ये इत्तेहाद बनाते वक्त? नहीं, मेरे ख्याल में पहले तो बात ये है कि ये कहना कि नून लीग ने सक्सेसफुली पीटीआई को क्रश कर दिया है। माय गॉड, नून लीग ने पीटीआई को क्रश कर दिया है। नून लीग ने एक हिस्सा था, एक चौथा या एक 13वां हिस्सा था इस बात में। उन्होंने कोशिश तो पूरी की, दूसरों ने भी कोशिश पूरी की और ये सब लोग मिल के कामयाब हो गए। और क्यों हुए वो भी हमें पता है। अब बात असल सीधी सादी है कि ये सब और सब स्पेकुलेशन है। ऑनेस्ट टू गॉड मुझे समझ नहीं आ रही है, हमें कुछ नहीं पता है। आज पहला दिन है जो ये लोग सोच रहे हैं क्या करना, और हम समझते हैं कि हम इनके सब थिंकिंग प्रोसेस को प्रोजेक्ट कर सकते हैं एक्यूरेटली। वी टू आर गेसिंग, राइट? हाँ, इंटेलिजेंटली, होपफुली कि हमारी इंटेलिजेंट गेसिंग है, मगर इतना स्पेक्यूलेशन है कि मेरे ख्याल में देयर नो रियली मच पॉइंट कि इस आर्ग्यूमेंट को परस्यू करना फर्दर। सब चीज़ आस्ते आस्ते खुलेगा एंड आई थिंक 2-3-4 हफ्ते में कोर्ट वर्डिक्ट्स के बाद इलेक्शंस कब होने, अगर होने हैं, ये सब चीज़ें जब पता चलेगा उस वक्त मेरे ख्याल में प्रॉपर असेसमेंट बन सकता है कि क्या होने वाला है पाकिस्तान में विद अ डिग्री ऑफ एक्यूरेसी। ठीक है। असद, आपको क्या लगता है, क्या मिस कैलकुलेशंस हुई नून लीग से जब PDM के इत्तेहाद वो शामिल हो रहे थे उसके अंदर, और पीपल्स पार्टी ने बड़ी सही कैलकुलेशन की? देखें, ये तो मेरा ख्याल है उनके पास ऑप्शंस नहीं थे जब ये करना था। उस वक्त फैसले दो ही थे। एक फैसला ये था कि क्या तहरीक अदम एतमाद लानी है या नहीं लानी है। ये ऑप्शन उनके पास नहीं था कि वो किसी और को वज़ीर-ए-आज़म बना दें। तो होना तो यही था, जब आपने ये फैसला कर लिया कि हाँ हमने तहरीक अदम एतमाद ला के हुकूमत को ख़त्म करना है, तहरीक इंसाफ को घर भेजना है, तो उसके बाद उनके पास कोई ऑप्शन नहीं बचे थे। फिर यही ऑप्शन था उनके पास जो कर रहे हैं। तो हम कहते हैं कि जरदारी साहब ने बहुत अच्छे कार्ड्स खेले। जरदारी साहब ने इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया, इसमें कोई शक नहीं है। तमाम बड़े आईनी ओहदे अपने पास रख लिए, स्पीकरशिप भी रख ली और वजारतें भी ले ली, लेकिन जो सारा महंगाई और बैड गवर्नेंस का जो मलबा है वो सारा नून लीग पे गिरा दिया और पीपल्स पार्टी तकरीबन उसमें से साफ निकल आई। पीपल्स पार्टी का कुछ भी दाव पे नहीं लगा हुआ था। सिंध उनका वो समझते हैं कि पहले से सिक्योर है और पंजाब में वो जितना ज़्यादा बेहतर गेन कर लें उतना ही उनका फ़ायदा है, वरना कम अज़ कम वो तो हासिल कर ही लेंगे जो उनके पास पहले था, ऐसा वो समझते हैं। तो मेरा ख्याल है कि नून लीग के पास उस वक्त कैलकुलेट करने के लिए नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, बस उनके पास ये था, ये फैसला करना था। दो मेरा ख्याल है दो उनके पास मौके आए। एक तो ये कि क्या तहरीक अदम एतमाद पास करानी है, लेकर आनी है या नहीं लानी, और उसके बाद फिर एक मौका आया था 25 मई के आसपास जाकर कि जब उन्होंने ये फैसला करना था कि इंतखाबात में उतर जाएं या ना उतरें। तकरीबन शायद फैसला हो भी गया था कि इंतखाबात में चले जाते हैं, उस वक्त चले जाते तो बेहतर होता। हाँ। लेकिन फिर किसी एक वजह से या कोई दूसरी वजह से या कुछ मुख्तलिफ वजूहात के बिना पर यह फैसला हुआ कि नहीं, अब हम नहीं जाते, अब हम गुस्सा कर गए हैं, अब हमने माइंड कर लिया है, अब हमारी अना का मसला है, अब हमने जिद बना ली है, अब हम नहीं जाएंगे। जब ये फैसला किया तो मेरा ख्याल है ये फैसला ज़्यादा डिजास्टर साबित हुआ। लेकिन उसके बाद फिर जाहिर है बहुत सारी रीजंस थी, कुछ अचीव भी किया है उन्होंने। उन्होंने बहुत सारे अपने केसेस के हवाले से अचीव किया है। जो 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस था उसमें अचीव किया है, नैब के केसेस ख़त्म कराए हैं,
कुछ और चीज़ें उन्होंने बहाल हुई हैं, अपनी मर्जी की उन्होंने कई अपॉइंटमेंट्स कर ली हैं, तो कई नई कानून साजियाँ की हैं, ओवरसीज पाकिस्तानियों का जो वोटिंग राइट था उसको उन्होंने मैनेज किया है। तो काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव करनी थी। अगर आप एक लेजर शीट बनाएंगे और प्लस माइनस देखेंगे तो नून लीग को शायद एक सेकंड थॉट ये आएगा कि हम अगर वो ना करते तो बेहतर होता, लेकिन साथ ही वो ये सोचेंगे कि अगर हम ना आते हुकूमत में तो फिर ये सब कुछ कैसे करते जो हमने अचीव किया है। तो मेरा ख्याल है दोनों तरह के व्यूज़ उनके यहाँ मौजूद हैं, लेकिन शायद इतनी वर्स्ट सिचुएशन इकोनॉमी की होगी और इसहाक डार साहब भी आकर मैनेज नहीं कर पाएंगे और IMF से इनकार के बाद उनके पास कोई दूसरा रास्ता मौजूद नहीं रहेगा। मेरा ख्याल है ये PMLN में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि मामला इस हद तक हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल, इस पे करते हैं बात, क्योंकि सियासी तौर पर क्या अचीव किया नून PDM ने ये अहम नहीं है, अवाम ने क्या अचीव किया उनकी गवर्नमेंट में ये अहम है। बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जो नुकसान होना था वो हो चुका, अब हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे, ये कहना है वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार का। साथ ही उनका ये भी कहना था कि बहुत मुश्किल इस्लाहात हो चुकी हैं और IMF मुआहदे की ताख़ीर में कोई तकनीकी वजह नहीं है। जबकि मरीम औरंगज़ेब ने हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया था कि हुकूमत की पॉलिसी इंटरवेंशंस की वजह से आवाम को रिलीफ मिल रहा है, महंगाई में कमी आई है। मगर मुआशी इशारे ये बता रहे हैं कि गैस 50% महंगी हो चुकी है और महंगाई 42% बढ़ गई है। तो सवाल ये है कि जो पॉलिसी इंटरवेंशंस की गई क्या वो सस्टेनेबल नहीं थी? साथ ही ये भी कि अगर IMF डील नहीं मिलती तो फिर उस सूरत में, क्योंकि अब प्लान B नहीं है, ये इंकशाफ हो चुका है, तो फिर हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है? सवालात अपने तजियाकारों के सामने रखेंगे। हिलाली साहब, बकौल मरीम औरंगज़ेब के जो रिलीफ आवाम को मिला, क्या वजह है कि वो 48 घंटे भी सस्टेन ना कर सका? इसलिए कि आपका मकसद ये था कि IMF के साथ डील करें। आप ये रिलीफ जो आप दे रहे हैं ये किसके साथ पूछ के दे रहे हैं, या आप खुद दे रहे हैं? इसलिए, और मैं समझता हूँ कि आपने आपको बचना है पॉलिटिक्स में, यू हैव टू सेव योरसेल्फ। तो ये जो है, ये इस किस्म के रिलीफ्स ऐसे मौके पे IMF को अनएक्सेप्टेबल है। मगर आपने तो अच्छी बात है एक लिहाज से, आपने IMF को कह दिया हमारे साथ, आपके साथ डील हो ही नहीं सकता भाई, इसलिए डील नहीं हो सकता। तो पहले हम कहते हैं हमारा डेफिसिट 4 बिलियन है और आप कहते हैं 6 बिलियन है और वो 2 बिलियन अभी नहीं आ रहे हैं किधर से। एक और वजह ये है कि आप परवाह नहीं करते हैं इलेक्शन का क्या आउटकम हो। हम तो एक पॉलिटिकल पार्टीज हैं, हम जाना है, हमें इलेक्शंस को, हमें जीतना है इलेक्शंस को, और हमें जीत नहीं सकते हमने जो हरकतें की हैं आपके कहने पे, अनटिल हम हैंडआउट्स दें, हम सब्सिडीज दें, हम लोगों की दुश्वारियाँ कम, मुश्किलात कम करें। तो आप लोग अगर ये नहीं समझते, ओके नो प्रोग्राम, तो प्रोग्राम नहीं होगा। मगर एक चीज़ पे उन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है कि जैसे बजट ख़त्म होता है, जैसे इलेक्शन होता है, तो नया गवर्नमेंट के साथ आप यू विल एंटर इनटू अ प्रोग्राम। मगर नया गवर्नमेंट इट प्री सपोजेस कि आपको पता है नया गवर्नमेंट में कौन होगा और नया गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या होगी। तो बेसिकली क्या हुआ है, आप यू हैवंट मैनेज द प्रोग्राम। आप समझते हैं अकेले आप ये हैंडआउट्स दे दे के आप इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस होगा और उसके बाद फिर आके हर चीज़ रिवर्स कर देंगे अगर भी IMF के पास जाना पड़ा। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि चलिए, इट्स अ टैक्टिक, जीतना तो है, मैंने इलेक्शंस में जाना है और आपको यू वांट टू अच्छा कार्रवाई करनी है आपने, आई अंडरस्टैंड दैट। तो अब बात करो कि कैसे करोगे। तो वो मैं कह रहा हूँ, ये IMF का काम नहीं है, ये आपका काम है। तो अमीर आदमी पे डायरेक्ट टैक्स करो, लैंड पे टैक्स करो, रियल एस्टेट पे टैक्स करो, एग्रीकल्चरल इनकम उनको टैक्स करो, वेल्थ टैक्स लगाओ, कैपिटल गेन्स टैक्स लगाओ। ये नहीं कि आप सब चीज GST में लगा दें। ब्रॉडन करो टैक्स बेस। आपको पता है कि 12,000 लोग पाकिस्तान में इस वक्त 70% पूरी मुल्क की टैक्स देते हैं। ये कैसे हो सकता है? ये हजारों करोड़ों दुकान है जो 1 रुपया टैक्स नहीं देते हैं। तो कहने की बात ये है, और ये सब्सिडीज
टेक्सटाइल सेक्टर, अमीर लोग टेक्सटाइल, उनको आप सब्सिडीज दे रहे हैं, गैस उनका सस्ता है और उनको एक्सपोर्ट टैक्स कोई चीज नहीं। तो यार कम ऑन, गेट अ ग्रिप। माने कि तुम लोगों ने किसके एट हुज कॉस्ट ये जाके अवाम को अगर आपको बचाना है तो आपको देखना पड़ेगा डायरेक्ट टैक्सेस। दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पे बेनज़ीर इनकम सिस्टम बड़ा अच्छा सिस्टम है, बड़ा अच्छे तरीके से हर पार्टी और हर गवर्नमेंट चला रहे थे। डॉलर ये लोगों को, गरीबों को पैसे मिलता, मगर अब एक्सपैंड करो। बड़ी अच्छी बात है कि आपने एक विमेन से और फैमिली से आपने एक्सपैंड किया है, एजुकेशन दिया है, आपने इन्फेंट्स के लिए भी किया है। बड़ी अच्छी बात है, इसको एक्सपैंड करें। और मजे की बात यह है आप हर वक्त ये एक्सपैंड कर सकते थे, इसलिए IMF पे कोई रुकावट नहीं थी, मगर इसको आप आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा दे रहे थे, इसलिए कि इस मुल्क में एक पार्शियलिटी है, अमीर के तरफ हर चीज अमीर को खुश करना, गरीब को कम ने। तो आई एम जस्ट सेइंग कि बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे ऐसे मसले हैं अबाउट विच वी कुड टॉक, जो इस वक्त नहीं हो रहे हैं, जो हो सकते हैं। मगर अगर आपको अगला IMF के प्रोग्राम में एंटर करना हो तो आपको फिर बात करना पड़ेगा IMF के साथ, एंड यू हैव टू। इसलिए आपके जो दोस्त हैं और जो भी हैं उन्होंने कह दिया है कि IMF प्रोग्राम रहेगा तो हम आपके साथ हैं, वो नहीं रहेगा तो मुश्किल। ठीक है, असद आपकी राय? देखिए, हुकूमत कुछ भी कहे, कोई भी दावा करे, हुकूमत ने यह फैसला कर लिया है कि उन्होंने इस प्रोग्राम को कंप्लीट नहीं करना और इसको अधूरा छोड़ के भागना है और अगस्त में नए प्रोग्राम के लिए वो जाएंगे। ये उन्होंने फैसला कर लिया है और इसकी दो वजूहात हैं। एक वजह यह है कि वो IMF की शराइत पूरी कर नहीं सकते, और दूसरी वजह यह है कि अगर वो IMF के मुताबिक बजट बनाते हैं तो उसके बाद फिर वो इलेक्शन में नहीं उतर सकते। तो इसलिए उन्होंने ये फैसला किया है कि वो IMF के प्रोग्राम को रिवाइव करने के लिए नहीं जा रहे, 9th रिव्यू के लिए नहीं जा रहे, और ये प्रोग्राम अधूरा रह गया। अब दो खबरें सिर्फ मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए, एक मोडीज ने वार्न किया कि अगर पाकिस्तान को IMF का बेल आउट लोन नहीं मिला, ये 9th रिव्यू नहीं होता, ये प्रोग्राम रिवाइव नहीं होता, तो पाकिस्तान के डिफॉल्ट के खतरात बढ़ जाएंगे। और दूसरा, जो आयशा गौस पाशा हैं, वज़ीर मुमलिकत है खजाना की, उन्होंने जो खजाना कमेटी है उसमें उनसे सवाल किया गया, और ये सवाल अक्सर होता है, ये कई मरतबा मैं खुद इसका विटनेस हूं कि आयशा गौस पाशा से बर्जिस ताहिर ने पूछा और लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा कि हमारे पास इकोनॉमिक प्लान क्या है। अब उनसे सवाल किया गया है कि अगर हम IMF के प्रोग्राम में नहीं जाते तो हमारे पास बी प्लान क्या है। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई बी प्लान नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड आयशा गौस पाशा ने कमेटी मेंबर्स को बताया है, अपने लीडर्स को बताया है, अपने पार्टी मेंबर्स और बाकी जो PDM के लोग हैं उनको बताया है कि हमारे पास कोई प्लान नहीं है। तो आप सोचिए कि हमारे पास अगर कोई प्लान बी नहीं है और फिर भी हम ये फैसला कर रहे हैं और हम तरजीह दे रहे हैं कि हमने IMF का प्रोग्राम छोड़कर अपनी मर्जी का वो वाला बजट देना है जिसकी वजह से हम इलेक्शन को ढंग से लड़ सकें, IMF को छोड़ें तो पाकिस्तान को डिफॉल्ट के खतरे में मुब्तला करके हम जो है वो तरक्याती पैकेजेस देकर और अपनी मर्जी के जो टैक्स छूट देकर, ताकि अगला कम अज़ कम इलेक्शन तो किसी तरह से निकालें। तो मेरा ख्याल है ये खुद गर्जी पर मबनी सोच है, सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए एक सोच है। इसका एक ऐसा मुल्क को, इकॉनमी को नुकसान हो रहा है जिसको हैंडल करना बाद में आसान नहीं रहेगा। बिल्कुल ऐसे ही। राव खालिद साहब, अगर IMF प्लान नहीं है, प्लान बी भी नहीं है, तो फिर हुकूमत का प्लान है क्या? देखिए, प्लान तो फिलहाल उनका मेरा ख्याल है भागने का है कि वो किसी तरीके ये बजट बना के और IMF की कंडीशनैलिटीज़ को मीट ना करना जानबूझ के भी डिले कर रहे हैं। क्योंकि जैसे असद ने कहा बिल्कुल दुरुस्त कि IMF के अगर प्रोग्राम में आप होते इस वक्त, तो जो बजट आपने बनाना था वो ऐसा होना था कि लोगों ने आपको घसीट लेना था आके घरों से, जो उनकी हालत हो रही थी। तो इसलिए आप बजट में कोई थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स करेंगे, उसमें आप तनख्वाहें बढ़ाने के हवाले से, पेट्रोलियम प्राइसेस की जैसे अभी कहा जा रहा है और इस किस्म की चीज़ें करके आप नॉमिनल एक कह ले कि उसको इलेक्शन के लिए कोई ना कोई बयानिया बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इनको भी पता नहीं है इलेक्शन कब होने हैं। तो इसलिए मेरा सबसे बड़ा कंसर्न जो इसमें है ना, वो एक कह ले कि डोमिनोज इफेक्ट आ रहा है आपका।
आपका डिफ़ॉल्ट होगा, जिसमें डिफ़ॉल्ट के 3 चीज़ें होती है जो कि आपको करती हैं। आपकी इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट होती है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है और इकोनॉमिक स्टैग्नेशन होती है। तीनों चीज़ें मौजूद हैं। डिफ़ॉल्ट से तो आप नहीं बचने लगे, शायद आप टेक्निकली कर भी चुके हैं, ये ख्वाजा आसिफ साहब भी कर चुके हैं। उसका डोमिनोज इफेक्ट आएगा, आपकी इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाएगी। आप जो बॉन्ड से पैसे क्रिएट करने हैं वो नहीं होंगे, आपकी रिमिटेंसेज है उसका मसला होगा, आपके दोस्त मुल्कों से जो आपको पैसे मिल रहे हैं वो आपको नहीं मिलेंगे। तो उससे क्या होगा, अभी तक जो सूरत हाल हुई है, हम 40% आपकी पॉवर्टी रेशो चली गई है। 10 करोड़ लोग कहते हैं कि नीचे चले गए, 38% इन्फ्लेशन के ऊपर, जिसके प्रोजेक्शन और ज़्यादा है। तो ये गरीब लोग बेचारे कहाँ जाएंगे? आपके स्ट्रेटेजिक एसेट पे मैं कोई बात नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कोई हमारे न्यूक्लियर का कोई इशू नहीं है, बाकी लोग बड़ी बातें बनाते हैं। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक एसेट लोग भी हैं आपके, जब लोग गलियों में बाहर आप ख्वार हो रहे होंगे, भूख नंगी नाच रही होगी गलियों में, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आप क्या करेंगे इन चीज़ों का? जो भी आपके पास चीज़ें होंगी, जो आपने गिरवी रखी हुई हैं, सड़कें आपने रखी हुई हैं, आपने एयरपोर्ट्स रखे हुए हैं, उसके पैसे ले लिए हैं आपके पास तो अपना कुछ छोड़ा ही नहीं। तो उसके बाद उन लोगों का क्या होगा? असल मसला वो है। उनके बारे में जब हम सोचना शुरू करेंगे, मेरा ख्याल है डिफ़ॉल्ट से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोस्तों की मदद ना करने से भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, हम सही रास्ते पे कम से कम चल पड़ेंगे। हम लोगों के बारे में सोच ही नहीं रहे, हम लोगों की तकलीफ़ का नहीं सोच रहे, लोगों की मुश्किल का नहीं सोच रहे, उनके कितना उनके लिए सुबह शाम खाने के लिए मुश्किल हो रही है, हम उसका नहीं सोच रहे। हम पैसे बढ़ा के सर्कुलर डेट को पे करने के लिए बिजली के पैसे बढ़ा दो, गैस के पे करने के लिए, गैस का सर्कुलर डेट भी हो गया पिछले 3-4 सालों से, उसको पे करने के लिए प्राइसेस बढ़ा दो। तो क्या करना चाहते हैं? लोगों का खून निचोड़ लिया आपने, अब उसके साथ और क्या करना चाहते हैं? जब लोग इस हालत में पहुंच जाएंगे, मेरा नहीं ख्याल कि पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी यहाँ पे होगी, कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यहाँ पे आएगी। इसलिए खुदा के लिए लोगों का सोचें, एक दफ़ा चीज़ें ठीक हो जाएगी, लोग भी मदद करेंगे। आप टैक्स कलेक्शन पे जाएंगे, लोग भी मदद करेंगे। लेकिन जब आप लोगों का सोच ही नहीं रहे, तो आपको अगले इलेक्शन में जो कुछ होना है आपके साथ, आप उसका तस्वुर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल ऐसी है। रियाज साहब, आपको क्या लगता है, अगर IMF की कड़ी शराइत के बगैर एक इलेक्शन बजट ले आती है ये हुकूमत, तो क्या इससे वो वोट बैंक अपना बचा पाएंगे? और अगर वोट बैंक बच भी जाए तो मईशत की क्या सिचुएशन होगी इसके बाद? देखिए, अगर हम पहले इस चीज़ पे फोकस करें कि ये जो हमारा 9th रिव्यू था, जो इस महीने के आखिर में ख़त्म हो जाएगा और हम नहीं जा रहे उस रिव्यू में, 3.5 महीने पहले हमारे मुज़ाकरात उनके साथ कंप्लीट हुए, लेकिन उसके बाद अभी तक जो है वो नहीं आ रहा, क्योंकि फाइनेंसिंग जो गैप था वो $6 अरब का था। वो पैसे हम जो है इकट्ठे नहीं कर सके, और अभी हमें ना बायलैटरल कोई दे रहा है, ना मल्टीलैटरल कोई दे रहा है, ना इसके अलावा जो कमर्शियल लेंडर है वो पैसे देने को तैयार है। क्यों? जब तक IMF हमारे साथ एग्रीमेंट नहीं करता, हमें कोई पैसे देने को तैयार नहीं है। हमारी क्रेडिबिलिटी ये हो चुकी है कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि IMF को बाकायदा तौर पे कहना पड़ रहा है कि जब तक कानून और जो आइन के मुताबिक चीज़ों को आप फिक्स नहीं करेंगे तो मामलात शायद आगे ना बढ़ सकें। दूसरे मानों में खुल के उन्होंने कह दिया है कि आप इलेक्शन जो है वो टाइम पे करवाएं और ये सारी चीज़ें जो आगे लेके जाएं, ताकि एक मैंडेट के मुताबिक हुकूमत आए, क्योंकि उनको पता है कि 1.6 या 4 बिलियन जो आपको हम दे देंगे अभी जून से पहले, अगर हो, वैसे तो नामुमकिन हो चुका है अब तक, तो अगर हम आपको दे देते तो आपने वो रिलीफ के चक्कर में लोगों को सारे पैसे दे देने, 2-3 महीने बाद फिर आप जो है एक किस्म का डिफ़ॉल्ट की तरफ की बातें और वो चलना शुरू हो जाएंगी। तो हमने $6 अरब ज़ाहिर हम कहीं से इकट्ठे नहीं कर सके, और उसका नुकसान ये होगा जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो मज़ीद कम होता जाएगा। अभी जब बजट अनाउंस होगा, तकरीबन हमने देखा कि 900 से 1100 अरब रुपए का PSDP, जो फेडरल PSDP है, वो कल जो है प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव कर दिया, और वो आगे हम देखेंगे मज़ीद वो उसमें क्या तफसीलात हैं, वो कुछ सामने आना शुरू हो गई हैं। तो बज़ाहिर जो है हुकूमत के पास बेचने को बहुत कुछ नहीं है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, कल हाजिर होंगे मज़ीद अहम मौज़ूआत के साथ। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।